एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यदि मैं आप लोगों से कहूं कि एक हमारा बनता है शब्द सत धन जन, क्या होता है? बनता है हमारा सज्जन। क्या बनता है? सज्जन। ठीक है। इसी तरह हमारा और भी शब्द है वाग प्लस ईशः, क्या बनता है? वागीशः। क्या बनता है? वागीशः। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये किसके अंतर्गत हुआ, यही सब जो है हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम लोग स्वर संधि को जैसे पढ़े हैं वैसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है व्यंजन संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो व्यंजन जिस तरह हम स्वर संधि पढ़े, फिर स्वर संधि का नियम क्या है, उसमें जो है स्वर संधि के प्रकार क्या है पढ़े हैं, उसी तरह हम लोग जो है व्यंजन संधि को भी पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कैसे पता चलेगा हमें कि ये व्यंजन संधि ही है, या फिर हम कैसे जानेंगे कि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो व्यंजन संधि को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं ये भी जानेंगे, और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ व्यंजन संधि के जो प्रकार हैं हमारी बुक में दिया हुआ है हमारी बुक में, उसको भी जानेंगे। तो फुल्ली डिटेल यानी A to Z जो है हमारा आज का व्यंजन संधि के ऊपर फुल्ली डिटेल होने वाला है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिए, ठीक है। चलिए, और संस्कृत को सरलतम रूप से सीखने के लिए मुझसे जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो संस्कृत को सीखने के लिए मैंने स्ट्रगल किया वो आप लोग भी करें। और आप लोगों को तो जूनियर बेस पे जिस तरह से मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, यदि आप लोग मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को संस्कृत जो है बहुत ही अच्छी लगेगी, उससे जो लगाव है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपको सरलतम रूप में सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो जितनी भी मेरी पिछली वीडियो आप लोग जरूर जाके देखिए। चलिए जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ, व्यंजन संधि के अंतर्गत हुआ। ये जो हमने उदाहरण पढ़ा सत धन जन सज्जन बना, वो ये ऐसे मिलाते तो सज्जन बनना चाहिए था। जैसे यहाँ पे हमारा ऐसे लिख जाना चाहिए था ना, संधि होके हमारा ये बन जाना चाहिए था, लेकिन बना क्या? ये बना हमारा। ऐसे ही वाक धन ईशा जो है हमारा मिलके वाक ईशा बनना चाहिए। ठीक है, जोड़ने का मतलब ये तो मिलना, लेकिन ये वागीशा हुआ। तो कोई ना कोई नियम तो लगा होगा, तो वो नियम क्या लगा है? व्यंजन संधि का नियम लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन संधि है क्या। संस्कृत में जो हमारा व्यंजन वर्ण है, सबसे पहले जो लोग वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, जैसे हिंदी की वर्णमाला है अ से अ और क से ज्ञा, उसी तरह हमारी संस्कृत की भी वर्णमाला है अ से च अच जिसे बोलते हैं, वो संस्कृत का स्वर वर्ण कहलाता है। और ह से लेके ल तक यानी ह य व र ट ल ण इ म अंग ड़ न म झ ब इ ग ड़ द स ख फ च ट च ट त व क प य श श श र ह ल, ये जो हमारे वर्ण है किसमें आते हैं? व्यंजन वर्ण में आते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि का मतलब यही हुआ कि इसमें कौन से वर्ण काम करेंगे? व्यंजन वर्ण काम करेंगे। हमारा स्वर संधि में स्वर वर्ण काम कर रहे थे, उसी तरह हमारा व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण काम करेंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में हमें ये बैठा लेना है कि व्यंजन संधि जब आ जाएगी तो ये दिमाग में बैठा लेना है कि व्यंजन वर्ण काम करेंगे। ठीक, यदि स्वर संधि आ गई तो उसमें स्वर वर्ण काम करेगा। ठीक, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। तो यानी इसमें कौन सा वर्ण काम करेगा? व्यंजन वर्ण काम करेगा। जो है हमारा व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण ही काम करेगा। ठीक है, उसमें स्वर भी आएगा लेकिन बाद वाले ऑप्शन में आएगा। ठीक है, लेकिन मेन फोकस किस पे रहेगा? व्यंजन वर्णों पे रहेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब प्रश्न बनता है कि यदि कभी कभी दे देता है संस्कृत में हमारा हल संधि, क्या दे देता है? हल संधि। तो जो हमारा व्यंजन संधि है, आप संस्कृत में व्यंजन संधि को व्यंजन संधि बराबर हल संधि भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हल संधि क्यों हुआ? ठीक है, अब ये भी जानना जरूरी है कि हल संधि क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा। तो जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है ह य व र ट ल ण इ म अंग ड़ न म झ भ इ घ ड़ ध स ज ब ग ड़ द स ह य व र ट ल ण इ म अंग ड़ न म झ भ इ घ ड़ ध स जब गड़ दस ख फ छ ठ ठ च ट त व क प य स यहाँ पे देख लीजिए स र ह ल, ये क्या है? हमारा पांडे जी का 14 सूत्र है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, ये जो सूत्र है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है हमारा ये जो हमारा पांडे जी ने सूत्र दिया है ह य व र ट ल ण इ म अंग ड़ न म झ भ इ घ ड़ द स ख प छ ट
चट तव कप यश स स र ह ल। ठीक है, ये क्या है, हमारी संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन वर्ण है। ठीक है, हिंदी में भी ये है, हिंदी का क्रम अलग है, लेकिन संस्कृत में व्यंजन वर्णों का क्रम क्या है, ये है। ठीक, अब इसमें देखिए जो ह है यहाँ से शुरू है। अब ये हल बना कैसे, ये बता रही हूँ मैं। ये ह है और ये जो ल है, ठीक है, इस ह से और ल के बीच जितने वर्ड आएंगे, सिर्फ ये जो हलंत वाले हैं, या इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इत संज्ञक वर्ण। इसको हम नहीं लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम बस नहीं लेंगे। इनका काम क्या है, बस हमारा प्रत्याहार बनाने का। ठीक है, तो अब हल क्यों आ गया, इस ह से शुरू होगा, इस ल पे खत्म होगा, ये प्रत्याहार बन गया हल। और ये जो इत संज्ञक वर्ण है, इनका प्रयोग सिर्फ क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए है। ये जो वर्ण है लिखे नहीं जाते हैं, सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए उतना ही इनका काम है। ठीक है, बाकी के बीच के जितने शब्द हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। यानी व्यंजन संधि में इन वर्णों का काम होगा। तो व्यंजन संधि का यदि अदर नाम पूछा जाए या हल संधि करके आ जाए तो भी हम कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। संस्कृत में व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ये कंफर्म हो गया आप लोगों को। तो ये आपका हल संधि क्यों बना, हल संधि कैसे आया, ये भी समझ में आ गया। यानी हल क्या है, एक प्रत्याहार है। ठीक है, और ये जो हल प्रत्याहार है, इसी के नाम के अनुसार ही व्यंजन संधि का संस्कृत में दूसरा नाम हल संधि भी पड़ गया है। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि व्यंजन संधि होता कैसे है। स्वर संधि में क्या था, हमारी जब भी संधि होती है तो उसमें दो पद होता है। ठीक है, एक होता है पहला पद और एक होता है हमारा दूसरा पद। क्या होता है, दूसरा पद। पहले पद को हम क्या क्या बोलते हैं, प्रथम पद भी कह सकते हैं, पूर्व पद भी कह सकते हैं। उसी तरह दूसरे पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं और क्या कहते हैं, द्वितीय पद भी कहते हैं। ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया। ये सारी बातें आप लोगों के मतलब बेसिक चीजें हैं, नींव कह लीजिए। संस्कृत में जो संधि को यदि समझना है तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पद होता है, दूसरा पद होता है। स्वर संधि में क्या था कि जो पहला पद था उसका अंतिम वर्ण भी क्या था, स्वर वर्ण था। ठीक, और जो दूसरा पद था उसका जो पहला पद है वो क्या था, यहाँ पे क्या रहेगा, पहला वर्ण होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंतिम वर्ण। ये भी आप लोग ध्यान रखा करिए कि संधि में जो पहला पद है उसमें क्या रहेगा, अंतिम वर्ण होना चाहिए। दूसरा जो पद है उसका क्या होना चाहिए, पहला वर्ण होना चाहिए। ये तो स्वर संधि का था कि स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होगा कि हमारा जो पहला पद है उसमें व्यंजन होना ही होना चाहिए। पहले पद का अंतिम वर्ण डिसाइड करता है कि वो किस जो शब्द है वो किस संधि में जाएगा। ठीक है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और जो दूसरा पद है वो भी व्यंजन है तो भी हमारा किस में जाएगा, व्यंजन संधि में। ठीक, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ कि व्यंजन संधि की दो कंडीशन बनेगी। कितनी बनेगी, दो बनेगी। एक बनेगी हमारी ये वाली, ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण बराबर व्यंजन संधि। ठीक है, ये पहली कंडीशन बनेगी। दूसरी क्या बनेगी, ये जो पहला पद है उसमें तो व्यंजन वर्ण रहेगा ही, ठीक है, लेकिन जो दूसरा पद है वहां पे यदि स्वर वर्ण भी आ गया, व्यंजन वर्ण की जगह व्यंजन वर्ण ना होकर यदि स्वर वर्ण भी आ जाता है तो भी वो हमारा किस में जाएगा, व्यंजन संधि में ही जाएगा। ये डाउट जो है बहुत लोगों को होता है, तो इस डाउट को आप लोग क्लियर कर लीजिए कि व्यंजन संधि की दो सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन क्या होगी कि दोनों तरफ हमारा व्यंजन वर्ण हो सकता है, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण होना चाहिए और जो दूसरा पद है उसका पहला जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, तब तो किसमें जाएगा, व्यंजन संधि में जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो व्यंजन वर्ण है, जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण यदि व्यंजन वर्ण है लेकिन जो दूसरा पद है उसमें क्या है, स्वर वर्ण आ जाता है तो भी वो हमारा किस में जाएगा, व्यंजन संधि में ही जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन के आधार पे हम ये बात जो है क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वर्ण, जो पहला पद है उसमें तो हर हाल में हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण ही रहेगा। ठीक, लेकिन जो दूसरा पद है उसका जो पहला वर्ण है वो व्यंजन वर्ण भी हो सकता है और स्वर वर्ण भी हो सकता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता किसको रहेगी, इस पद को रहेगी। ठीक है, इस पद पे यदि व्यंजन वर्ण है तो वो व्यंजन वर्ण संधि में ही जाएगा। यहाँ का जो शब्द है यदि उसका आखिरी वर्ण व्यंजन वर्ण है तो वो व्यंजन वर्ण में ही जाएगा, और यहाँ का यदि व्यंजन वर्ण है चाहे स्वर वर्ण है कोई बात नहीं, हो सकता है व्यंजन वर्ण भी हो सकता है और स्वर वर्ण भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे जो है वही डिसाइड करेगा। यदि यहाँ पे स्वर है तो स्वर आ गया, स्वर संधि में चला जाएगा, विसर्ग है तो विसर्ग में चला जाएगा,
व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन में चला जाएगा। तो मेन अभी हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो पहला पद है उसमें व्यंजन वर्ण हर हाल में होना चाहिए। कुल मिला के यही बात सही है, ठीक है। जो दूसरा पद है वो ऑप्शनल है, मतलब व्यंजन वर्ण भी हो सकता है उसमें और हमारा स्वर वर्ण भी हो सकता है। इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने अभी उदाहरण पढ़ा, सत धन जन सज्जन और वाक धन ईश, ठीक है। अब ये जो हम वागीशा पढ़ते हैं शब्द, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे ये वागीशा है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द बन के आएगा हमारा वाक, एक आएगा ईश, ठीक है। ये शब्द बन के आया हमारा। अब इस वाक को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, व धन आ का मात्रा, वहां पे आ का मात्रा है, फिर क्या है क है। ये तो वाक शब्द को जब हम तोड़े हैं उसका क्या है, वर्ण विन्यास है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाए कि ये जो शब्द है, ये जो है, ये लिखा है यहाँ से यहाँ, ये क्या है हमारा, इस शब्द का वर्ण विन्यास कहलाता है, ठीक है। संस्कृत की भाषा में इसको बोलते हैं वर्ण विन्यास, यानी वर्णों में बांटना या वर्णों के टुकड़े करना। यानी ये जो वाक शब्द है किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है, उसका डिटेल है। ये मैं सोचिएगा कहाँ से आ गया। इसी प्रकार ईशा है, तो ईशा में ई क्या है, स्वर वर्ण है, तो पूरा लिखाएगा। फिर ये जो स है क्या है, पूरा, यानी इसमें अ जुड़ा है। संस्कृत में जितने भी व्यंजन वर्ण है वो अर्धमात्रिक है, उसमें जब पूरा लिखा है तो यानी उसमें अ क्या है, जुड़ा है। यदि हलंत लगा हुआ है तब तो हम समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, अ नहीं जुड़ा है, वो अर्धमात्रिक है। लेकिन जब पूरा रहेगा तो यानी उसमें अ क्या है, जुड़ा है। तो ये जो है ईशा का टुकड़ा हो गया, यानी ईशा शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बना है। ऐसे ही ये किसका टुकड़ा हो गया, वाक, वाक का हो गया, यानी वाक शब्द किन किन वर्णों से मिलकर बना है। अब देखिए ये वाक क्या है, पहला पद है, और ये जो ईशा है, वाक प्लस ईशा, ये जो वाक है क्या है, पहला पद है, और ये जो ईशा है क्या है, दूसरा पद है, ठीक। ऊपर लिख दे रही हूं, पहला पद, ठीक है, ये क्या है, दूसरा पद। संधि होती है तो हमारा दो पद बन के निकलता है, संधि विच्छेद जब करते हैं, ठीक है। संधि में जब संधि विच्छेद करते हैं तो दो पद निकल के आता है। अब ये वागीशा क्या है, संधि वाला शब्द है, ठीक। अब ये वाक धन ईशा क्या हो गया, संधि विच्छेद वाला शब्द है, ठीक। तो वाक जो है पहला पद है, ईशा जो है दूसरा पद है, और ये वाक शब्द का वर्ण विन्यास है, और ये शब्द किसका है, ईशा का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो क है, क क्या है, यहाँ पे जो क है किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण आ गया, व्यंजन वर्ण आया कि नहीं आया। फिर अब ये ईशा, ई क्या है, स्वर वर्ण है, ई क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक है। अब इसे वाक धन ईशा में क था और ई था, यानी क प्लस ई मिलके ग बन गया। क्या बन गया, ग। ये जो ग है, ठीक है, ग बना, क जो है किसमें बदल गया है, ग में बदल गया है। व्यंजन था, व्यंजन बनाएगा, यानी व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण रहेगा, व्यंजन वर्ण बनाएगा। जैसे स्वर संधि में स्वर वर्ण था तो स्वर वर्ण बना रहा था, वैसे ही ये जो क है ग बनाया है, यानी क किस में बदला है, व्यंजन में ही बदला है, बदलेगा व्यंजन में ही। लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि जो ये दूसरा पद है उसमें स्वर वर्ण भी हो सकता है। ये मत रहिएगा गलतफहमी में कि व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि में स्वर वर्ण नहीं आएगा। ये बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये जो ई है वो क्या है, यहाँ पे जो शब्द बना है वागीशा, जो क था हमारा क्या बन गया है, जो वाक धन ईशा था, क किस में बदल गया, ग में बदला, व्यंजन में बदला, ठीक है। बाद वाला जो पद है स्वर वर्ण है तो भी व्यंजन संधि में जा रहा है ना, ठीक है। यही मैं बता रही हूँ, इस एग्जाम्पल के जरिए मैं यही बताना चाह रही हूँ कि पहला जो पद है वो तो व्यंजन वर्ण रहेगा ही, दूसरा पद हमारा व्यंजन वर्ण भी हो सकता है और स्वर वर्ण भी हो सकता है। बनेगा क्या हमारा, व्यंजन ही बनेगा। अब ये जो वागीशा बना है, जो क है किस में बदला है, ग में बदला है। ये व्यंजन था, ये भी हमारा क्या आया, व्यंजन ही आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि व्यंजन संधि में व्यंजन है, व्यंजन रहेगा, और व्यंजन के प्लस व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन बनेगा क्या, व्यंजन ही बनेगा। इतना जो है कंफ्यूजन में मत जाइएगा, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ये तो मैंने स्वर वाला उदाहरण दिखा दिया। अब जो दूसरा उदाहरण है, सत धन जन, सत धन जन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो त है, सत, त क्या है, व्यंजन वर्ण है, और ये ज क्या है, ये भी क्या है हमारा, व्यंजन वर्ण है, ठीक है। यानी ये भी व्यंजन वर्ण, तो हमारा व्यंजन वर्ण है, प्लस ज भी क्या है हमारा, व्यंजन वर्ण है। अब बनता है क्या शब्द हमारा, सज्जन। ये जो त था, त किस में बदल गया है, त किस में बन गया है, ज में बन गया है। यानी व्यंजन वर्ण था और बना क्या हमारा, व्यंजन वर्ण ही बनेगा। व्यंजन संधि में
व्यंजन वर्ण काम करेगा और व्यंजन वर्ण बन के आएगा भी। ये इतनी बात तो सही है, लेकिन बस दूसरा जो पद है उस पे हमें ध्यान देना है कि वो व्यंजन वर्ण भी हो सकता है और स्वर वर्ण भी हो सकता है। तो अभी मैंने स्वर वर्ण का एग्जाम्पल दिया कि जो दूसरा पद था ईसा स्वर वर्ण था, लेकिन यहाँ पे जन क्या है, व्यंजन वर्ण है, यानी व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण है तो भी हमारा किस में जाएगा, वो व्यंजन संधि में जाएगा। अब दोनों उदाहरण के जरिए से मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि हमारी जो है दो कंडीशन बन के आएगी व्यंजन संधि में, कि व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण बराबर व्यंजन संधि। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बन के आएगी कि व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर व्यंजन संधि। तो अब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन संधि किसे हम कहेंगे कि जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर जो विकार परिवर्तन करते हैं शब्द में, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो मोटा मोटा जो है आप लोगों का यही बात निकल के आया कि व्यंजन संधि में हमारा व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण बराबर व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण भी है तो भी हमारी वो किसमें जाएगा, व्यंजन संधि में ही जाएगा। ठीक, तो दो व्यंजन वर्णों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि पहला पद हमारा व्यंजन ही होना चाहिए, दूसरा पद हमारा ऑप्शनल है, स्वर वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को जो मैं बताना चाह रही हूँ वो क्लियर हो गया होगा। बस हमें इस वाले जो पहला पद है उस वर्ण का ध्यान देना है कि वो व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको, यदि आप लोगों को सरलतम रूप से सीखना है तो आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि व्यंजन संधि में हमारा व्यंजन वर्ण काम करेगा। व्यंजन संधि को हम संस्कृत में हल संधि भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे संस्कृत के व्यंजन वर्ण है वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम लोग व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया आप लोगों का। अब व्यंजन संधि में हमारा जो पहला पद है वो व्यंजन वर्ण होना चाहिए, कंपलसरी है। जो दूसरा पद है उसमें हमारा व्यंजन वर्ण भी हो सकता है या फिर स्वर वर्ण भी हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कि व्यंजन वर्ण के प्रकार। जिस तरह से हमारा स्वर संधि का प्रकार था गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, ये सारी जैसे स्वर संधि के प्रकार थे उसी प्रकार हमारा व्यंजन संधि के भी प्रकार हैं जो हमारी बुक में दिया है। सचुत्व संधि, सुष्टुत्व संधि, चतुर्व संधि, लत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, पर सवर्ण संधि, और हमारा एक और है षष्टुत्व संधि। ठीक है, इसी प्रकार ये सारी संधियां जो है हमारी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए जानते हैं व्यंजन संधि के प्रकार। किसके? व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि के प्रकार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि जैसे स्वर संधि के प्रकार थे 7-8, उसी तरह व्यंजन संधि के भी प्रकार हैं। तो इस 8-10 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जैसे स्वर संधि का पढ़े सूत्र, नियम, उदाहरण, ट्रिक, उसी तरह व्यंजन संधि का एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक प्रकार को उठाएंगे, उसका सूत्र, उसका नियम, उसका उदाहरण, और साथ ही साथ अंत में जानेंगे छोटी सी ट्रिक। ये जो नियम है फॉलो करते हुए हम व्यंजन संधि भी पढ़ेंगे पूरा फुल्ली डिटेल से, आराम से A to Z, ताकि आप लोगों को इधर उधर जाना ना पड़े। कि आप लोग मेरा जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि संस्कृत आप लोगों के लिए मैं इजी बना सकूं। जो स्ट्रगल मैंने किया संस्कृत को सीखने के लिए आप लोगों को ना करना पड़े। आप लोग यदि संस्कृत ले लिए हैं तो संस्कृत को लेकर घबराइए मत, मुझसे जुड़िए, संस्कृत को सरलतम रूप से सीखिए। ठीक है, और मैं नर्सरी बेस पे ही पढ़ा रही हूँ, इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि जो बच्चे हैं जूनियर के हैं तो उनको चीजें कैसे समझ में आएगी, इस बेस पे मैं पूरा जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। और नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग जो है फिर से जो है बैकअप करके देख सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपका डाउट जो है आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का डाउट क्लियर होना चाहिए, चाहे कमेंट के जरिए चाहे वीडियो के जरिए। ठीक है, अब मेरे और आपके बीच ये वीडियो ही जरिया है या फिर कमेंट जरिया है, आमने सामने तो हम लोग है नहीं जैसे क्लास में होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि जहां पे भी आप लोगों को डाउट हो रहा हो आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ती भी हूँ और उसका रिप्लाई भी देती हूँ, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका जो है अच्छे से बता दूंगी, और यदि उससे नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो भी दोबारा बना के दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो यस करके भी लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो व्यंजन संधि के प्रकार जो आप लोगों की बुक में दिया है, ये आप लोगों की बुक है एनसीईआरटी बेस पे व्याकरण विधि, मैं इसी से पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बेस पे चल रहा है तो हर जगह चल रहा है। इसमें जो व्याकरण है उसी को मैं पहले समझा दे रही हूँ, उसके बाद जो है आगे का नेक्स्ट क्या होगा वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि के प्रकार, पहला है हमारा
सचुत्व संधि। ठीक है, सचुत्व संधि। इसी तरह सचुत्व संधि के बाद क्या है हमारा, षष्टुत्व। क्या है, षष्टुत्व संधि। फिर तीसरा है हमारा जसत्व संधि। क्या है, जसत्व संधि। फिर चतुर्व संधि, मुझे जो जो याद आता जा रहा है मैं लिख के जा रही हूँ, क्रम कोई वो नहीं है। लत्व संधि, ठीक है, क्रम जो मुझे याद आता जा रहा है मैं लिख के जा रही हूँ। सचुत्व संधि, षष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चतुर्व संधि, लत्व संधि, और क्या है हमारा पर सवर्ण, पर सवर्ण संधि, अनुस्वार, अनुस्वार संधि, और क्या है अनुनासिक, अनुनासिक संधि। ये आप लोगों की बुक में दिया है, ये मत सोचिएगा कि मैम नया नया नाम कहाँ से ला दी है। ठीक है, ये जो है व्यंजन संधि के संधि क्या है, प्रकार के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये जो है व्यंजन संधि के मुख्य जो है कह लीजिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यही 8 प्रकार जो है व्यंजन संधि में भी बनते हैं लगभग, नियर अबाउट। आप लोगों को अभी इतने संधियों के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या है डिटेल में जानेंगे। और जो वीडियो बनेगा हमारा, अब जैसे सचुत्व संधि है तो सचुत्व संधि क्या है, किसको कहेंगे, इसका नियम क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसके उदाहरण भी जानेंगे। साथ ही साथ अंत में हम ये भी जानेंगे कि सचुत्व संधि को हम शॉर्टली कैसे समझ सकते हैं, ट्रिक के हिसाब से कैसे हम शब्द को देख के तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये सचुत्व संधि ही है। ठीक है, इसी तरह हम सारे जो ये 8 प्रकार हैं इसमें समझ लीजिए व्यंजन संधि के अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, संस्कृत ले लिए अच्छी बात है, बस अब अच्छी बात एक और करनी है कि आप लोग मुझसे जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो व्याकरण का बेस है वो मजबूत हो सके। जो आप लोगों को व्याकरण नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से जुड़ के आप लोग संस्कृत के व्याकरण को आसानी से समझिए। मेरा उद्देश्य है कि संस्कृत को सरल बनाया जाए, क्योंकि संस्कृत को मैंने ले तो लिया, उस समय क्या था, अब हम लोगों के समय में क्या था, इंटरनेट नहीं था तो इतनी मतलब वो जानकारी भी नहीं थी। बस कोई कह देता था कि हाँ संस्कृत में नंबर ज्यादा आता है तो उस बेस पे ले लिया। मतलब मेरा तो बस ये था कि हाँ संस्कृत में नंबर आता है मैथ की तरह, तो इसलिए ले ली थी। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहां पे क्या था, संस्कृत कंपलसरी था, तो वहां पे संस्कृत मुझे लेना ही लेना था। तो कहीं ना कहीं संस्कृत को भगवान ने मेरे लिए जो है ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफर किया कि हाँ आपको लेना है तो लेना ही है। तो आप लोगों को नया चीज कुछ सीखने को मिला होगा, उसको कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपको संस्कृत सरलतम रूप से सीखना है तो आप लोग मुझसे जरूर जुड़िए। तो आपके अगल बगल के जितने भी बच्चे संस्कृत लिए हैं उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्माइल करिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए और आपका अपना कोई लक्ष्य है तो उसको जरूर प्राप्त